हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी में एक नया केस, वो है डिपेंडेंट इवेंट्स का। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि अगर डिपेंडेंट इवेंट्स हों, इवेंट्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो फिर उनकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो हम नीचे सीखेंगे फॉर्मूले एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स। तो आज हम लोग यही सीखने जा रहे हैं कि डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ किए जा सकते हैं और आंसर कैसे आएगा। डिपेंडेंट इवेंट्स का मीनिंग आपको बता रहा हूँ। डिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है एन इवेंट से ए विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन अनदर इवेंट से बी, यानी एक इवेंट जो है वो दूसरी इवेंट पर डिपेंडेंट है। तो मतलब अगर दूसरी इवेंट हैपन होगी तो एक ही प्रोबेबिलिटी कुछ और आएगी, और अगर दूसरी इवेंट हैपन नहीं होगी तो एक ही प्रोबेबिलिटी कुछ और आएगी। ठीक है, क्योंकि ए वाली जो इवेंट है वो बी पर डिपेंड करती है, बी हैपन होगा या नहीं होगा, उसी के बेसिस पर ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी। बिल्कुल इसी के सिमिलर मैंने नीचे पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर ये एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेजिंग कार इफ़ इट इज़ गिवन। इस लाइन का मतलब है इफ़ इट इज़ गिवन, ये मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, इफ़ इट इज़ गिवन, इस लाइन का मतलब है इफ़ इट इज़ गिवन दैट वी विन ए पेंडिंग केस इन कोर्ट। हमारा कोर्ट में एक केस पेंडिंग चल रहा था और हम उसमें जीत गए। अगर जीत गए तो कार के परचेज करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, दैट इज़ 90% है। सेम ऐसे ही लिखा हुआ है समझाने के लिए 0.90। और इफ़ वी लॉस द पेंडिंग केस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेजिंग द कार विल बी ओनली 25%, मीन्स 0.25। तो मतलब हम कार खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे ये एक दूसरी इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारा कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है, हम उसमें जीतते हैं या नहीं जीतते। अगर जीतेंगे, विन करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी नेचुरल थोड़ी ज़्यादा होगी, और अगर हार जाएंगे तो थोड़ी कम होगी। तो एक इवेंट जो है वो दूसरी पर डिपेंड कर रही है। आगे देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ इवेंट ई इज हैपेंड विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ इवेंट बी इज नॉट हैपेंड, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है बिल्कुल वही यहाँ पर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल में। अच्छा, एग्जाम्पल में भी यही चीज़ बताई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफरेंट होगी अगर बी हैपन होता है, और अगर बी हैपन नहीं होता तो ए की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी, दोनों अलग अलग होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको सिम्बॉलिकली लिखना सिखा रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ इट इज़ गिवन दैट इवेंट बी इज हैपन्ड, ये इतना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है। इसको लिखने का शॉर्टकट मेथड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ की, स्लैश, और आगे बी लिख दिया। स्लैश का मतलब है कि स्लैश के बाद जो लिख रहे हैं वो इवेंट हैपन हो गई है। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका मतलब है गिवन, ये वाला गिवन। इस लाइन का मीनिंग है गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। गिवन बी मतलब बी हैपन हो गया, और इसका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज नॉट हैपन्ड, गिवन बी इज नॉट हैपन्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इस स्लैश का मतलब है इसके आगे जो हम लिखेंगे वो सब गिवन है, गिवन, स्लैश मीन्स गिवन। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ था कि दोनों की प्रोबेबिलिटी अनइक्वल होगी, वो मैंने एक बार और लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डैश। बी हैपन हुआ तो ए की प्रोबेबिलिटी अलग है, बी नहीं हुआ तो ए की प्रोबेबिलिटी अलग है। नीचे एग्जाम्पल में भी बताया हुआ है। तो ये तो मैंने अभी सिर्फ ये बताया है कि ये अनइक्वल होंगे, लेकिन आंसर कैसे निकलेगा, गुड क्वेश्चन है ना। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, ये मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। देखो, पहला फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। देखो, एक जनरल फार्मूला हमने पहले भी प्लेइंग कार्ड्स में सीखा था कि जब भी हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते थे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पर भी हमारे मन में आया कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन जब बी लिखने लगे तो पता चला
कि बी तो ए पर डिपेंडेंट होगा, नेचुरल है। अगर ए हैपन हुआ है तो बी अलग आएगा, नहीं हुआ है तो अलग आएगा। तो कौन सा वाला बी लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ए पहले लिखा है और बी बाद में लिख रहे हैं, और जब बाद में लिख रहे हैं तो उसके आगे लगाना पड़ेगा हमें स्लैश लगाकर कि ए हैपन हो गया है, ए हो गया है तो आगे लिख दिया गिवन ए। तो यानी यहाँ पर ये फार्मूला बनेगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। और अगर हम ए के बदले बी पहले लिख दें, देखो ये बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन बी। अगर बी पहले लिख दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाद में लिखेंगे, तो ए भी फिर डिपेंडेंट होगा बी के ऊपर कि बी हैपन हुआ या नहीं हुआ। तो क्योंकि बी पहले लिखा है, हो गया है, तो ए की वो वाली प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी जिसमें बी हैपन हो गया है। तो अल्टीमेटली फार्मूला बना ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, एक तो ये बन गया और एक ये भी बन गया। अच्छा, ये दोनों सेम ही लिखे हुए हैं, और लगाया है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए पहले लिखा तो बी गिवन है, बी पहले लिखा तो इंटू ए गिवन बी हो गया। अब क्वेश्चन यह राइज हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कैसे निकालें। तो नेचुरल है कि इस तरह करके जो गिवन वाली प्रोबेबिलिटीज होंगी, या तो क्वेश्चन में हमें गिवन होंगी कि ए गिवन बी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, नहीं तो फिर उसे हम इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन क्वेश्चन यह राइज हुआ कि फॉर्मूला बना कैसे, ठीक है। मैंने इससे पहले भी सारे फॉर्मूले प्रूव करके दिखाए थे, तो इसका भी प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ जो है वो बिल्कुल ऊपर वाले फॉर्मूले में लिखा हुआ है, ये रहा इसका प्रूफ। क्योंकि ये तो बेसिक फार्मूला है पहला वाला, ए इंटू बी गिवन ए। तो अब ए गिवन बी यानी दिस फार्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बन गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ये रहा, दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी अपॉन में बी। और अगर हमें ए गिवन बी के बदले बी गिवन ए फाइंड करना हो तो यहां से कर लेंगे, बी गिवन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये रहा ए गिवन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला, इसका प्रूफ ये रहा, तो इसका प्रूफ जो है वो ये रहा। इसका प्रूफ तो अल्टीमेटली देखो 4 फार्मूले हमने लिख दिए, लेकिन चारों का मीनिंग एक ही है। एक ही फार्मूले को घुमा फिरा कर उल्टा सीधा कर करके 4 बना दिए। ए इंटरसेक्शन बी, ए पहले आया तो बी गिवन ए हो गया, बी पहले लिख दिया तो फिर ए के आगे कंडीशन लगा दी कि गिवन बी, क्योंकि बी हैपन हो चुका है। तो इन्हीं 2 फार्मूलों से हमने ए गिवन बी का फार्मूला बनाया दिस अपॉन दिस, और बी गिवन ए का बनाया दिस अपॉन दिस। 4 फार्मूले हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक नया फार्मूला देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी डैश। तो जब ए गिवन बी आता है, ये वाला फार्मूला है, तो ए गिवन बी डैश में क्या होगा, इसी फार्मूले में यहाँ पर ऐसे डैश और डैश लग जाएगा, और क्या, यहाँ डैश आ गया तो बन गया 5वां फार्मूला। देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। कहने का मतलब है कि इसी फॉर्मूले से ये वाला फार्मूला बन गया, ए गिवन बी डैश। तो ए गिवन बी में था ए इंटरसेक्शन बी, ए गिवन बी डैश में था, हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन में बी अपॉन में बी डैश। सिमिलरली इसी फॉर्मूले से फिर ये बना और इसी से ही ये बनेगा। अच्छा, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश के बदले अब ए डैश गिवन बी आ गया, तो यहाँ पर ए में डैश आ गया, तो आंसर में यहाँ पर ए में डैश आ जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये रहा सेम फार्मूला, ठीक है। और 7th में दोनों जगह डैश आ गया, ए डैश गिवन बी डैश, ए गिवन बी का ये फार्मूला था, तो ए डैश गिवन बी डैश में क्या होगा, यहाँ यहाँ और यहाँ डैश आ जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो अल्टीमेटली आपने देखा
कि जैसा फॉर्मूला पहला था वैसा ही दूसरा था, दो फॉर्मूले बने, इन दोनों से दो और बन गए, उनमें से पहले वाले से अलग अलग तरह लिखने से तीन फॉर्मूले और बन गए। सॉरी, तीन फॉर्मूले हमारे पास और बनकर आ गए। ध्यान से सारा नोट करो, फिर हम आगे थोड़े क्वेश्चन करेंगे जिनमें इन फॉर्मूला का यूज़ हो रहा होगा। अच्छा, नोट कर लो, मिटाऊंगा इसके बाद। डिपेंडेंट इवेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, मतलब मैंने एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन 1 कराया था, अब डिपेंडेंट इवेंट्स का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/7। ठीक है, ए बी और ए इंटरसेक्शन बी। देखो पिछला वाला जो मैंने एक जनरल क्वेश्चन करवाया था उसमें भी हमें ये तीनों गिवन थे। तो अल्टीमेटली आप ये कंक्लूजन निकाल लो कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये तीन वैल्यूज़ गिवन हैं तो हम उस क्वेश्चन की कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी फाइंड करने के लिए कह दें सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में भी ऐसे ही किया था हमने, उसमें भी ए बी और इंटरसेक्शन बी गिवन था, इसमें भी यही गिवन है। हम ये सारे आंसर निकाल सकते हैं। तो नेचुरल है कि इसमें अब फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला तो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो गिवन ही है। नेचुरल है कि कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है हमें। ए गिवन बी का फॉर्मूला बनेगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो क्या आंसर आएगा? इंटरसेक्शन बी ये रहा 1/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/7। तो सबको मालूम होगा 7 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, लेकिन फिर भी करके दिखा देता हूँ। 1/7 इंटू 7/3 कट के 1/3, दैट इज द आंसर। फोर्थ पार्ट बी गिवन ए फाइंड करने के लिए कहा है। बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फोर्थ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/7 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, थोड़ी मिस्टेक होगी इधर, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये 2/7 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था 2/7, तो इसका आंसर बनेगा 1/2। ए इंटरसेक्शन बी 1/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/7, तो ये बन जाएगा 1/7 इंटू 7/3, 7 कट जाएगा और ये 1/3 आंसर आएगा।
ए गिवन बी था तो अपॉन में बी आ गया, बी की वैल्यू 2/7 तो 1/2 बन गया। बी गिवन ए था, अपॉन में ए आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी के अपॉन में ए की वैल्यू 3/7 और ये 1/7 1/3 सही हो गया। आगे देखते हैं, फिफ्थ पार्ट किया हमने, ए गिवन बी डैश, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन लगाया हुआ था, मतलब ये कि ए इंटरसेक्शन बी डैश के बाद अब हमें जनरल फार्मूलों की लिस्ट में से इसका फार्मूला देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, डिपेंडेंट वाले तो हमने फार्मूला लगा दिया ये वाला, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूलों की लिस्ट में हमने इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी डैश मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद है, ए माइनस इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सॉल्व करेंगे जब इसको, ए की वैल्यू 3/7, ए इंटरसेक्शन बी 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/7। ठीक है, तो सॉल्व करके 2/5 आंसर आ जाएगा। आप लोग करके देखना अपने आप, आंसर विल बी 2/5, 2/5 सही आंसर आ गया। तो यानी इसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला और लिख सकते हो। अच्छा यहाँ पर इसके नेक्स्ट स्टेप में ये वाला, सिक्स्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन बी फाइंड करना है हमें। ए डैश गिवन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए का डैश आ गया, तो जिसका डैश नहीं है पहले वो लिखेंगे, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/7 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 1/7 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगेन 2/7। तो सॉल्व करके ये 1/2 आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 1/7 अपॉन 2/7, 7 कट जाएगा, 1/2। और सेवंथ केस देखते हैं, सेवंथ फार्मूला मतलब ए डैश गिवन बी डैश, तो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फार्मूला जनरल फार्मूलों की लिस्ट में से देखेंगे तो बन जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी को 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब अगेन हमें ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, ठीक है, आप लोग अपने आप सॉल्व करके इसका आंसर निकालो।
ए यूनियन बी की वैल्यू आएगी 4/7। ए यूनियन बी का फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, 3 + 2 5 - 1 4/7, 1 - 4/7। सॉल्व करेंगे 3/7 5/7, तो अल्टीमेटली 3/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा 3/5। तो ये हमने सातों फॉर्मूले, मतलब फर्स्ट और सेकंड तो क्वेश्चन में गिवन था, तो हमें यूज़ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ए इंटरसेक्शन भी गिवन था। अच्छा, तो बाकी हमने 5 आंसर यहाँ पर निकाल कर देखे। और साथ में हमने एक और चीज़ सीखी, यहाँ पर जो फार्मूला लिखा है ये वाला, इसका एक नेक्स्ट स्टेप में ये वाला फार्मूला और लगाना पड़ेगा, इसका ये लगाना पड़ेगा, इसका एक ये, और फिर बाद में ये लगाना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन ये सारे फार्मूले हमने जनरल फार्मूले इससे पिछली वाली क्लास में सीखे हुए हैं। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पर भी इन्हें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इसकी जगह लिख दो a माइनस ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 1 - बी, इसकी जगह पर b माइनस ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी, और इसकी जगह ये स्टेप लगाओ और फिर ये लगाओ 1 माइनस ए यूनियन बी अपॉन 1 - बी। ठीक है, फॉर्मूलों को थोड़ा बड़ा कर दो, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। लिखवा दूँ या हो जाएगा? नेचुरल है, हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, सिमिलरली इसका भी फार्मूला बन जाएगा ये वाला, और इसका भी ये। तो आज हमने क्या किया, डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये हमने सीखा। डिपेंडेंट इवेंट्स को एक और नाम भी होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। डिपेंडेंट इवेंट्स का एक और नाम है कंडीशनल, मतलब ये जो स्लैश के बाद जो कुछ लिखा होता है वो कंडीशन ही तो है कि इफ़ इट इज़ हैपन्ड, इट इज़ नॉट हैपन्ड, इट इज़ हैपन्ड, इट इज़ नॉट हैपन्ड, तो कंडीशन लगाई हुई है कि हैपन होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, नहीं होगा तो बताओ, होगा तो किसी और की बताओ, एंड सो ऑन। दैट इज़ आल्सो नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेचुरल है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में फॉर्मूले सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम 3 पार्ट से बांट सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट और एक जनरल फॉर्मूले। ठीक है, जनरल तो हमेशा लगाए जा सकते हैं, कंडीशनल वाले सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ही लगाए जा सकते हैं, और कंडीशनल मतलब डिपेंडेंट, और जो इंडिपेंडेंट वाले हैं वो भी सिर्फ इंडिपेंडेंट में ही लगाए जा सकेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।